नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं इनायत अली आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। तर्जुमान उड़ीसा के एक ख़ास प्रोग्राम में, इसमें हम बालसर के कुछ समाजसेवी, राजनेता और प्रशासन से समझने की कोशिश करेंगे कि बालसर में इस कोरोना महामारी का क्या हालात हैं और तैयारी क्या है, परिस्थिति क्या है और प्रस्तुति क्या है। इसके बारे में आज हमारे दरमियान है बालसर के एक जाने माने समाजसेवी जनाब सैयद सलीम रज़ा साहब। मैं उनका स्वागत करता हूं। सर, आपका स्वागत है तर्जुमान उड़ीसा यूट्यूब चैनल में। सर, आप बताएंगे कि पहला सवाल कि बालसर में इस महामारी को लेके क्या तैयारी है और क्या परिस्थिति है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको रमज़ान का मुबारकबाद दूंगा कि आप रोज़ा रख के भी काम पे निकले हैं और आगे चल के ईद की खुशी भी मनाएंगे। आपने कहा कि क्या तैयारी चल रहा है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं परिस्थिति डेफिनेटली अंडर कंट्रोल है, लेकिन ऐसा भी कहना मुश्किल है कि बिल्कुल परिस्थिति आसान है। सिचुएशन टेंस है, लोग पैनिक किए हुए हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से कि पैनिक ना करें। प्रशासन अपनी काम कर रही है, अपने तरफ से हम डिस्टेंस मेंटेन करें, भीड़ में ना जाएं और गवर्नमेंट की जो प्रिपरेशन है उन्होंने ऑलरेडी लॉकडाउन कर रखा है, तो हम गवर्नमेंट के उस पॉलिसी को माने, लॉकडाउन को पालन करें। बेसिकली कोविड जो उसके एक वेव्स आ रहे हैं, ये दूसरी वेव आ चुकी है। फर्स्ट वेव जा चुका है, दूसरा वेव आ गया है, हो सकता है थर्ड भी आए, फोर्थ भी आए। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि आगे जिस तरह का म्यूटेशन कर रहा है ये कोविड, आगे म्यूटेट ना करे या फिर सेल्फ अरेस्ट मोड में चले जाए या सेल्फ किलिंग मोड में चले जाए और ये कोविड खत्म हो जाए। मेरे सवाल था कि बालसर में भी मोर्टेलिटी रेट क्या है और इफेक्शन कितना रेट में हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, मोर्टेलिटी रेट जो हम मीडिया से देख रहे हैं इट्स वेरी लो, बहुत कम है, नहीं के बराबर है। पीपल आर रिकवरिंग, लोग घर पे आइसोलेशन में भी रिकवर कर रहे हैं। और अगर कुछ पेशेंट्स हैं जिनका पास्ट हिस्ट्री रहा है, डायबिटिक हैं या बीमार हैं या इम्यूनिटी बहुत लो है, तो वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। बाकी लोग होम क्वारंटाइन में भी रिकवर कर रहे हैं। पैनिक नहीं करना है, आपको प्रॉपर केयर लेना है, प्रॉपर गाइडेंस में आपको रहना है। वैक्सीनेशन को लेकर कैसे आप देख रहे हैं? जैसे कि सुनने को मिला कि 2 दिन से जो है वैक्सीनेशन बंद रहा है बालसर में, और 45 से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन कैसे चल रहा है और 18 वालों का जो है फिलहाल शुरू हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, आशंका में है। आप क्या जानते हैं? देखिए, जो अनाउंसमेंट हमारे सरकार की तरफ से है कि उन्होंने पहले फर्स्ट स्टेज में सीनियर सिटीजन के लिए वैक्सीन स्टार्ट किया, फिर 45 के ऊपर उनका वीक फेज आया, फिर अब 18 के ऊपर कर दिए हैं। तो ये फेज बाय फेज हम चाह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तानी जितने भी पॉपुलेशन है 18 के ऊपर दे शुड बी वैक्सीनेटेड। तो डेफिनेटली डिमांड एंड सप्लाई का भी इश्यूज कभी कभी आ जाता है, तो ये माइनर इशू है, ये गवर्नमेंट के एंड में रेक्टिफाई हो सकता है। 18 के अभी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं या वैक्सीनेशन हो रहे हैं, आपके इसके बारे में जानकारी? उनका जो प्रोसेस है कि जो 18 के ऊपर है पहले अपने आप को रजिस्टर करेंगे एंड उसके बाद वो सेकेंड फेज में वैक्सीन लेंगे। तो ये सारा चीज़ डिपेंड करता है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है एक स्ट्रीमलाइन हो जाना चाहिए, जिसमें कि भीड़ ना हो, क्योंकि हम चाहते भी नहीं है या प्रशासन भी ये नहीं चाहता कि एक साथ सारे लोग आ जाएं और फिर कंटामिनेटेड हो जाएं। आप क्या देखते हैं? आप तो समाजसेवी के हिसाब से रखना चाहिए, मास्क कंपलसरी पहनना चाहिए, आपको कैसा लगता है? लोग इसको हल्के में ले रहे हैं या पूरी तरह सचेतन है? हाँ, ये सवाल एक्चुअली अगर मैं देखते हैं दिल से अगर बोलूं तो लोग उतने अवेयर नहीं हैं, सचेतन नहीं हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो इसे मजाक में ले रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कोरोना है ही नहीं। एक साल जाने के बावजूद, एक साल से जिंदगी रहे उसके बावजूद उनके अंदर जो है वो कोई होशियारी या ये नहीं आ रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिंदगी चले जाए उसके बावजूद भी वो यकीन नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग भी हैं। तो मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि डेफिनेटली जो सारे वर्ल्ड जिस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, सारी दुनिया, सारी कायनात उसे एक्सेप्ट कर रही है, तो हमें भी उसे एक्सेप्ट करना है। एंड जो भी ये चीज़ डिक्लेयर करते हैं वो हमसे कहीं ज़्यादा जानकार, पढ़े लिखे, सोर्सेस लेके विद डेटा वो बात करते हैं, तो उनकी बात को हमें यकीन करना चाहिए। बिल्कुल।
जैसे कि मैं भी समाज में रहता हूँ और आसपास देखता रहता हूँ, लोग जो है इसको बहुत हल्के में लेते हैं। और मैं देखता हूँ कि जो गांव की तरफ जो है बिल्कुल मास्क का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और शहर में जब टाउन में निकलते हैं तो मजबूरी में मास्क लगाते हैं, लेकिन बहुत हल्के में लेते हैं। ये इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। ये पूरी दुनिया में जो है इसको बहुत सीरियसली लिया जाता है। इसकी दवा कुछ नहीं है, सिर्फ वैक्सीनेशन ही इसका एक क्या कहते हैं रेमेडी है, और इसका प्रिकॉशन की तरह जो है इसका इस्तेमाल हो सकता है। सलीम साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो बालेश्वर के जो प्रशासन है वो इसकी तैयारी में जो हमारे ये अभी आंशिक लॉकडाउन आज से शुरू है, आज 5 मई ना, आज 5 मई है। आज से जो है ये उड़ीसा में आंशिक लॉकडाउन लगा है। आप इसके बारे में लोगों को थोड़ा सा बताइए। कुछ लोग जानते नहीं, कहते हैं कि सुबह से लॉकडाउन है, कुछ कहते हैं 12 बजे तक है, कुछ कहते हैं 2 बजे तक है। आपको क्या जानकारी है इसके बारे में? और दरअसल ये एक्चुअली जो कोविड के चेन को ब्रेक करने का तरीका होता है, तो ये नॉर्मली 14 डेज ऐसे हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 14 दिन अगर आप बंद रह जाएं तो कोविड खत्म हो जाएगा, बट एक चेन ब्रेक करने का वो एक तरीका इन्होंने ढूंढ रखा है। तो डेफिनेटली 2 वीक का लॉकडाउन सरकार ने यहाँ ऐलान किया है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे ऐलान किया है 2 वीक का लॉकडाउन। उस 2 वीक के लॉकडाउन के अंदर जो बेसिक एसेंशियल चीज़ें हैं, लाइक मेडिसिन, दूध हो या ग्रॉसरी हो या आपके फूड प्रोडक्ट हो, वो सारी चीज़ अवेलेबल हैं। उनके दुकान दोपहर तक खुले हैं, अप्रॉक्सीमेटली 12 बजे तक खुला है, आप आराम से। तो उससे दरअसल जो गरीब दुकानी है उनके इलाके का उनका लॉस होता है। तो ये लॉकडाउन में कम से कम वो जो रेस्ट्रिक्शंस है कि 50 मीटर्स के अंदर आप मार्केटिंग कीजिए, उनको भी थोड़ा सा बढ़ावा मिलेगा। डेफिनेटली 500 मीटर्स, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि बेसिकली सरकार या प्रशासन का जो लॉकडाउन है उसके लिए वो बहुत बेहतर ढंग से प्रस्तुत है, काफ़ी डिसिप्लिन वे से अपने जान को जोखिम में डाल के वो काम कर रहे हैं। पुलिस तैनात है, मेडिकल के लोग काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ दुख है मुझे इस बात का कि जब हमें पता है कि महामारी का वक्त है, कभी भी किसी वक्त लॉकडाउन हो सकता है, तो उसके पहले जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूरी खटते हैं और डेली कमा कर खाते हैं, उनके लिए कुछ बंदोबस्त करना चाहिए था, क्योंकि वो आज भूखे मरेंगे। वो किसी के सामने हाथ फैलाएंगे, उनका स्वाभिमान को बाधा आएगा। तो हमें जब पता था कि एक महामारी का टाइम है और हमें उसे कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन, ह्यूमन लाइफ बचाने के लिए लॉकडाउन करना बहुत ज़रूरी है, तो ठीक है, इंसानी जान के लिए लॉकडाउन ज़रूरी है, बट थोड़ा सा प्रशासन को उनके फूड्स के लिए, बेसिक सिक्योरिटी के लिए प्रस्तुत भी होना चाहिए था हमें। आपका कहना है कि जब प्रशासन को लॉकडाउन लगाना था तो उससे पहले जो है ये जो गरीब रोज़ाना कमाते हैं, रोज़ाना खाते हैं, उनके लिए जो है कुछ इंतज़ाम करना चाहिए था, उन तक जो है फूड्स प्रोडक्ट जो है पैकेट के ज़रिए जो है सरकार को पहुंचाना चाहिए था। अच्छा सर, एक चीज़ मैंने देखा यहाँ आपके पास आके, बहुत सारे इस कोरोना बीमारी से रिलेटेड कुछ सामान जो है आप सप्लाई करते हैं। ये आम लोगों के लिए है, रिटेल में है या सिर्फ होलसेल है, और क्या क्या आपके पास से मिल सकता है, लोग क्या हासिल कर सकते हैं? देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा स्टॉक है, ये मेरे गोडाउन का स्टॉक देखते हुए आप बात कर रहे हैं। तो वो हम पिछले साल भी करते थे और कंटिन्यू भी करते हैं। बेसिकली जो मास्क, सैनिटाइजर्स, उसका बिजनेस करते हैं, बट अभी इस दौरान लॉकडाउन के हमने वो बिजनेस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, हमने बंद किया हुआ है। हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कर रहे हैं, जो सिलेंडर्स हम खरीदते थे 4,500 में और उसे बेचते थे 5,500 में, आज उसकी होर्डिंग, ऑक्सीजन सिलेंडर, आज उसकी होर्डिंग कर रहे हैं दुकान वाले, या कुछ ऐसे लोग हैं जो आप प्रिकॉशन ले रहे हैं कि अगर उन्हें कुछ हो तो क्या होगा, वो खरीद रहे हैं। तो ये ट्रेंड बंद करें, बिकॉज मैंने जो पता लगाया है हमारे हॉस्पिटल में एम्पल ऑक्सीजन है। आपको अगर ऑक्सीजन लेवल 90 के नीचे जाता है तो आप हॉस्पिटलाइज हो जाइए, वहाँ पे आपको हर चीज़ की वजह से क्या होता है कि जो ज़रूरतमंद होता है उसके लिए सिलेंडर अवेलेबल नहीं है। मैंने जो मार्केट में देखा है, दिल्ली के मार्केट में 50-50 हज़ार के 10 लीटर्स ऑक्सीजन सिलेंडर बिक रहे हैं, भुवनेश्वर 20,000 बिक रहे हैं, बालेश्वर 15 हो गया है। तो मैं आप लोग के अपना तर्जुमान चैनल्स के जरिए से सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रशासन
पूरा प्रिपेयर है, हॉस्पिटल्स के पास एम्पल ऑक्सीजन है बालेसर में, आप ऑक्सीजन सिलेंडर की होर्डिंग ना करें। उसके बावजूद अगर आपको वाकई ज़रूरत है, आप मेरे पास आइए, प्रिस्क्रिप्शन लेके आइए, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल फॉल होता होगा, कोविड अफेक्टेड होगा, तो सिलेंडर, रेगुलेटर, ऑक्सीजन भर के मास्क के साथ मैं आपको 3-4 दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। बहुत शुक्रिया सलीम साहब। ये आप लोगों ने सुना कि वो अभी जो है सप्लाई बंद कर रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, और अगर आपको बहुत इमरजेंसी में ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो सलीम साहब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे रब्ता कर सकते हैं, वो आपको जो है मायूस नहीं होने देंगे। आखिर में सलीम साहब मैं ये जानना चाहूँगा, कुछ लोगों का दिल में एक आशंका, एक डर है, एक शक का महसूस कर रहे हैं कि इसी लॉकडाउन की पीरियड में जो है हमारा ईद, जो मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है, वो आने वाला है 14 तक, शायद 14-15 के अंदर आ सकता है। तो उनके अंदर डर है कि क्या हमको ईद की नमाज़ पढ़ने दिया जाएगा कि नहीं। आप लोगों को कुछ इसके बारे में जानकारी है, या इसके बारे में आप आगे जो है प्रशासन से कोई बात करेंगे, ऐसा कोई आश्वासन आप दे सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि अभी पेंडेमिक का टाइम है, और पेंडेमिक के लास्ट टाइम भी हमने जो ईद मनाया वो पेंडेमिक में ही मनाया है, कोविड के दौरान ही मनाया है। तो ईद एक खुशी है, माह रमज़ान में हम रोज़े रखते हैं और तराबी पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं मांगते हैं। तो नॉर्मली मैंने देखा है कि इस रमज़ान के दौरान तमाम हमारे मुसलमान भाई, चाहे वो हमारे नेबरिंग कंट्री भी क्यों ना हो, वो भी दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान के लोग सेफ रहें और उनके घर खुशहाली रहे, प्रॉब्लम में ना पड़ें। तो जब कोविड एक ऐसा बीमारी है जहाँ पे आपको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ जा रहा है, लॉकडाउन करना पड़ जा रहा है, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आना है, दूर रहना है, मास्क पहनना है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारी भी दुआ रहेगी कि लोग सेफ रहें और लोग संक्रमण से बचें। और दूसरी बात कि ईद हम किस तरह का मनाएंगे, किस तरह का करेंगे, वो तो अभी ईद आना बाकी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन डेफिनेटली इस पे एक एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे। हाँ, बेशक करूँगा, क्योंकि ये हमारी कम्युनिटी की बात नहीं, ये हमारे बालेसर की बात है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है, जान है तो जहान है। तो उसके बावजूद भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन से मौका मिलता है तो हम राब्ता करेंगे कि किस तरह प्रॉपर गाइडेंस के साथ, गाइडलाइंस मेंटेन करते हुए हम ईद पढ़ सकें, वो खुशी मना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने अपनी कीमती वक्त दिए और बहुत सारी बातें लोगों तक पहुंचाई। नाज़रीन कराम, ये थे जनाब सलीम साहब। आप लोगों ने सुना, उन्होंने कहा कि सबसे पहला काम आपको करना है कि अपने आप को, अपनी सेहत को, अपनी जान को बचाना, अपना फैमिली के जान को बचाना आपका फ़र्ज़ है। और आप ही अगर अपनी जान की हिफाजत नहीं करेंगे तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर और हॉस्पिटल प्रशासन सब तैयार है आपकी मदद के लिए। बिल्कुल कोई तरह की जो है, किसी तरह की जो है पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बस मास्क का इस्तेमाल करना एकदम कंपलसरी है, उसको इस्तेमाल करिए। और जहाँ तक हो सके भीड़ भाड़ से जो है बचने की कोशिश करिए। इस बीमारी से जो बचने का यही उपाय पूरी दुनिया में जो है सबने समझा है और इसी पे जो है चल रहे हैं। हमें भी इसको अख्तियार करना है और अपने आप को और अपने परिवार को अपने तंदुरुस्ती से, अपने सेहत से जो है उनको रखना है। और आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी।